हेलो दोस्तों, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट, एलडीसी, चपरासी, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, उन सभी एग्जामों के अंदर दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज मैं आपको दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे रटने हैं। ठीक है दोस्तों, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है वो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए, आर्टिकल 233 से 247 तक, आर्टिकल 233 से 247 तक ये अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। 29 अगस्त 1949 यानी कि 1949 को इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन। आगे देख लेते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित चीजें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य का है। ठीक है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो संपूर्ण राजस्थान में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। और पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। यहाँ पे 1950 की जगह 29 अगस्त 1949 आता, तब ये सही होता। नेक्स्ट है, 3 नंबर का प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है वो सही है? तो कौन सा एक है कथन सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो कानून का ज्ञान रखता हो, ठीक है, कानून का ज्ञान रखने वाला एक सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है, और वो दोस्तों एक न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, और इसमें एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो इसके सदस्य होते हैं लोक अदालतों के। तो ये 20-20 में बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो ये उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया था, ठीक है, तो इसको परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा ये परिवर्तित किया जा सकता है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा देखिए प्रश्न को, कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? आप मेरे को पता है कि जो सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि राज्यपाल के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल मत कर देना। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में है। ठीक है, आप सभी को पता है राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में दोस्तों, खंडपीठ है जयपुर में। ठीक है, तो ये जयपुर खंडपीठ के बारे में अपने को एक कथन पर विचार करना है कि दोस्तों ये खंडपीठ के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना है वो 1977 में की गई। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1977 में ही की गई थी। आगे देखिए, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया था। यह भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिया गया था। यह भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा न देकर खंडपीठ का दर्जा दिया गया। ये सभी है, ये दोस्तों जयपुर से संबंधित है। जयपुर में जो उच्च न्यायालय है, जो खंडपीठ है, उसके बारे में दोस्तों ये चारों के चारों कथन हैं, ये इसमें सही है। तो अपना कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। आप इसमें राज्यपाल मत कर देना। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे? यानी कि अपने को उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे, यानी कि पद पर आसीन रहे। उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। जल्दी से दोस्तों मन में उत्तर सोच लो, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैलाश नाथ वांचू। कैलाश नाथ वांचू। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो ये बहस है ये दोस्तों कहाँ की जा सकती है? देखिए, विधानसभा में, लोकसभा में या संसद में। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस है वो कहीं पर भी नहीं की जा सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है, इनमें से कहीं भी बहस की जा सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? तो विधानसभा में भी की जा सकती है, संसद में भी की जा सकती है, लोकसभा में भी। इनमें से दोस्तों कहीं पर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर बहस की जा सकती है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये अधिकार किसके पास है? जैसे हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत है कोई न्यायाधीश, ठीक है, उसको वहाँ से हटाकर राजस्थान में लगा दिया और राजस्थान वाले को हरियाणा या उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी लगा दिया, तो ये जो ट्रांसफर वाला जो अधिकार है ये किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति के पास में है ये ट्रांसफर का अधिकार। ठीक है, याद रखना आपको, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें राज्यपाल। ठीक है, उच्च न्यायालय के तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, जैसे जिला न्यायालय हो गया,
ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। यानी कि जब किसी जिला न्यायालय के अंदर निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय के विरुद्ध है वो अपील कहाँ की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्व मंडल में, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय में, संभाग स्तरीय न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उच्च न्यायालय में। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और उच्च न्यायालय के गठन की जो व्यवस्था है ये कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 214 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, ठीक है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लो इनको। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो वो है राज्य की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। तो राष्ट्रपति है वो दोस्तों किससे परामर्श लेता है ये अपने को बताना है। जैसे कि उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने के लिए किससे परामर्श लेगा, तो वो दोस्तों परामर्श किससे लेगा, तो देखिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेगा, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, यानी कि ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इन तीनों से परामर्श लेगा कौन, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति करने से पहले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें तीनों कथन है वो सही है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहिर्ताएं हैं। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता है, तो योग्यता क्या है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो। तो ये सभी की सभी हैं वो योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए बी सी, यानी कि तीनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हाई कोर्ट है कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो इसकी खंडपीठ है दोस्तों कहाँ पर है, तो जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ है। तो कभी मैंने आपको बताया कि ये खंडपीठ है, ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जोधपुर में है जो प्रधान पीठ है, यानी कि जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1949 को उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है वो क्या निर्धारित की गई है। तो रिटायरमेंट की आयु है वो दोस्तों इसमें 62 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 एक ख में क्या प्रावधान दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 217 एक ख में क्या प्रावधान दिया गया है। तो आपको दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें
217 एक ख में क्या प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 217 में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, तो उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? उनका नाम था दोस्तों कमलकांत वर्मा। क्या नाम था? कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। तो कौन सा इसमें सत्य कथन है? देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का मूल अधिकारों के मामले में आरंभिक क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण निर्देशन की शक्ति है, इसे अवमानना पर दंड की शक्ति भी प्राप्त है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा किसी भी मामले में सूचना मिलने पर अथवा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले सकता है, निर्देश दे सकता है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कथन हैं ये सत्य है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसको करता है? तो वो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को दोस्तों ये क्या करता है? अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी योग्यताओं का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों आर्टिकल 217(2) में, आर्टिकल 217(2) में यह उल्लेख किया गया है कि न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यता है उच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो किसके अधीन होता है? तो ये अधीन होता है दोस्तों उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तो मैंने आज आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन उच्च न्यायालय से संबंधित हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट डालिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आगे में मैं ऐसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा टॉपिक वाइज। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।